अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ बी मोहम्मद अमजद. टुडे आवर क्लास टॉपिक इज़ वेपर प्रेशर. ठीक है, तो बेसिकली हमने जो है ना लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था एवेपोरेशन को. ठीक है, अब एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनते थे, वेपर्स बनते थे लिक्विड के. ठीक है, अब वो वेपर्स किस तरह से बनते थे, वो वेपर्स जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और वो उस एनर्जी के साथ जब ऊपर की तरफ आते हैं तो एक स्पेसिफिक वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं. ठीक है, अब वो प्रेशर किसकी वजह से होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है. ठीक है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब वो ऊपर की तरफ उठते हैं वेपर्स, तो उनके अंदर एक प्रेशर होता है. ठीक है, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर का. ठीक है, तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम कैसे करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. ठीक है, वो प्रेशर जो लिक्विड वेपर्स ऑफ लिक्विड एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, विद द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. ठीक है, अब हमारे पास जो है ना दो प्रोसेसेस होते हैं, एक क्या होता है वेपोराइजेशन होता है और दूसरा होता है कंडेंसेशन. ठीक है, वेपोराइजेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, और इसी तरह दूसरा हमारे पास प्रोसेस होता है कंडेंसेशन. ठीक है, अब कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि जब वेपर्स जो है लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेसिकली क्या होती है, गैस. ठीक है, और वही गैस वेपर्स, ठीक है, जब कंडेंस होके वापस लिक्विड स्टेट में आते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन. ठीक है, तो एक हमारे पास स्टेप आता है, एक हमारे पास स्टेज आती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की. अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, वेपोराइजेशन. ठीक है, और यही वेपर्स जो हैं दोबारा कंडेंस होके वापस आ रहे होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर. ठीक है, तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने वेपर्स बन रहे हैं जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस जो है कंडेंस बैक होके लिक्विड स्टेट के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि दोनों जो स्टेजेस हैं वो बराबर होंगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश. ठीक है, हमने बात तो कर दी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है इनके अंदर, लेकिन वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कैसे होता है. ठीक है, तो बेटे देखें, जब आप लिक्विड को कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर उसको जब आप हीट करते हैं, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक हमारे पास क्या होती है, ओपन सरफेस, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, तो ओपन सरफेस के अंदर क्या होता है, जब हम ओपन सरफेस के अंदर, ओपन सरफेस मीन कि अगर आप जो है ना एक बर्तन के अंदर लिक्विड है उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से आपने उसको ढांपा हुआ नहीं है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी वेपर्स बन के एवेपोरेट हो रहे होते हैं वो डायरेक्ट किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ जाके मिक्सअप हो जाते हैं. ठीक है, तो दूसरी जो हमारे पास स्टेज है वो क्या है, क्लोज्ड सिस्टम. अब देखें क्लोज्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये आप लोग डायग्राम्स देख रहे हैं, ए बी और सी डायग्राम. ठीक है, ए के अंदर देखें जब हमने लिक्विड मॉलिक्यूल्स को क्या किया, हीट किया. अब देखें हमने जो है सिस्टम को क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है. ये हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है. ठीक है, उसको हमने हीट किया, ये जो है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये एवेपोरेट होके क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, इन्होंने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया. हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर की तरफ एवेपोरेट हो रहे हैं. ठीक है, जब एवेपोरेट होंगे, अब नेक्स्ट बी डायग्राम के अंदर देखें,
ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्या करते हैं, ये क्लोज्ड सिस्टम की दीवार के साथ जाके अटैच टकराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यही जो वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे कंडेंस होके ये देखें, ये वापस क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये दोबारा लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसमें से 3 जो है वो वेपर्स की फॉर्म में जा रहे हैं और एक जो है वो सिर्फ कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेपोरेट होने चाहिए थे उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस जो है कंडेंस बैक होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे न इस डायग्राम में ऐसा कुछ हो रहा है ना इस डायग्राम में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करवाना है। तो हमारे पास ये थर्ड डायग्राम, इसके अंदर देखें क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स थे टोटल लिक्विड के, ठीक है। तो देखें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ एवेपोरेट होके जा रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे कंडेंस बैक होके लिक्विड स्टेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंडेंस एवेपोरेट हुए उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, नीचे कंडेंस बैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस डायग्राम के अंदर हम कह सकते हैं कि ये अब सिस्टम हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया है, बराबरी वाली सतह पर आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो था हमारा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हमने डिस्कस किया उसका इक्विलिब्रियम हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश के लिए हमारे पास एक ओपन सरफेस थी, उसके ऊपर तो बिल्कुल जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि जितने वेपर्स जो हैं वो बन रहे हैं वो एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। जिस तरह अब एवेपोरेशन में हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिसके ऊपर एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड कर रही थी, या जो फैक्टर्स जो है एवेपोरेशन को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह वेपर प्रेशर को भी क्या करते हैं, कुछ चंद एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ लिक्विड्स का क्या मतलब है, नेचर ऑफ लिक्विड देखें बेटे, हमने जो है ना पढ़ा है कि लिक्विड्स जो है वो 2 फॉर्म्स के अंदर होता है। एक लिक्विड्स क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, और दूसरे लिक्विड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है। जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है। वाई, वो वहाँ पे लो क्यों होता है, क्योंकि पोलर लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने देखा वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर जो थी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, लो, ठीक है। क्योंकि चीज़ उस वक्त तक एवेपोरेट नहीं होगी जब तक उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ब्रेकअप नहीं हो जाती, ठीक है। जिसकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उनको तोड़ना मुश्किल होगा, तो इसलिए वो एवेपोरेट देर से होंगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि पोलर लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, वेपर प्रेशर लो होता है, ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या है, नॉन पोलर लिक्विड्स हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर क्या होती है, एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर जो है इनका हाई होता है, ठीक है। नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर, ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, ठीक है। अब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो जब थोड़ी एनर्जी चाहिए तो ये क्या होती हैं, इजीली एवेपोरेट हो जाती हैं। जब एवेपोरेट होंगी तो हम क्या कहेंगे कि इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, नॉन पोलर का हाई। हमारे पास एग्जांपल में वाटर और अल्कोहल है। वाटर देखें, वाटर के अंदर क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं अल्कोहल की बनिस्बत, ठीक है। हमने इनका जो बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा था, वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री होता है, और अल्कोहल का क्या होता है, 78 डिग्री, ठीक है।
तो फ़र्क वाज़े है आपको, ये जो है जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा और ये देर से एवेपोरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वेपर प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूल्स के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एवेपोरेट करना क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। और जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको एवेपोरेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। इसकी जो है ना एक कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास क्या है, हम एक बुक ले लेते हैं पूरी, ठीक है, या एक किताब ले लें एक पूरी, और एक उसका पेज ले लें, ठीक है। एक जो बुक है ना, ठीक है, उसका साइज़ बड़ा है, उसको आग लगाना मुश्किल होता है, और एक जो पेज है उसका साइज़ क्या है, बुक की बानिस्बत बहुत छोटा है, तो उसको हम इजीली जो है वो आग लगा सकते हैं। इसी तरह जब एवेपोरेशन की बात आती है तो हमारे पास क्या है, जो स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली एवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स को कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एवेपोरेट हो जाएंगे। और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके वो क्या होंगे, एवेपोरेट होंगे, ठीक है। एग्जांपल में देखें हमारे पास क्या है, हेक्सेन और डिकेन। हेक्सा किसको कहते हैं, 6 को, ठीक है। तो हेक्सेन क्या होगी, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, और डिकेन क्या है, 10 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब 6 कार्बन वाला कंपाउंड छोटा होगा और 10 कार्बन वाला कंपाउंड बड़ा होगा, तो हमारे पास जो हेक्सेन है ये इजीली एवेपोरेट हो जाती है, और जो डिकेन है ये क्या होती है, डिफ़िकल्ट, इसको एवेपोरेशन करवानी पड़ती है, ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है इसको एवेपोरेट करवाना। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लास्ट जो है हमारा वो क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर के ऊपर ये कैसे डिपेंड करती है हमारे पास, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट वेपर प्रेशर, ठीक है। हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है।